दोस्तों नमस्कार। एग्जाम कांकास चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं केदारनाथ मिश्रा। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है ना? दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग आगामी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के लिए जीएस के प्रश्नों की तैयारी कर रहे हैं। पिछले कई दिनों से आपको इससे संबंधित कोई वीडियो नहीं मिल पाई, इसलिए आप इंतजार करके थक गए होंगे और सोच रहे होंगे सर पता नहीं कहाँ लापता हो गए हैं। तो देखिए, हम आपका ही काम कर रहे हैं, ठीक है? आप ही के लिए प्रश्नों को तैयार कर रहे हैं। चूंकि आप जानते हैं कि मैं वन मैन आर्मी हूँ, दो छोटे भाई बहन हमारी मदद करते हैं, लेकिन फिर भी ज़्यादा श्रम करने की वजह से थोड़ा सा चीज़ें डिले हो जाती हैं, बहुत सी चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो मैं आपके लिए मैटर तैयार कर रहा हूँ। साथ ही आप लोगों का लगातार रिक्वेस्ट रहता है कि आपको मैराथन भी चाहिए। तो भाई अगर इतनी चीज़ें आपकी डिमांड है तो उसको पूरा करने के लिए उतना मेहनत भी लगेगा, और जब मैं सब करूँगा तो उसमें टाइम तो लगेगा ही, ठीक है? तो बहरहाल ये शिकायतों और बातों का समय नहीं है, ये पढ़ने का समय है। देखिए होली का त्योहार आ रहा है और आप कोशिश करिएगा त्योहार जरूर मनाइए, लोगों के बीच रहिए, खुश रहिए, क्योंकि ये खुशियों का समय है, ठीक है? थोड़ी बहुत समय गंवाने से कुछ नहीं होता है। कभी कभी क्या होता है कि जब आप लोगों से भेंट मुलाकात करते हैं तो एक नई एनर्जी आती है, ठीक है? तो उससे दूर न भागिए। हाँ, समय को बचाते हुए करिए, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व न होइए, बहुत ज़्यादा समय खर्च न करिए, ठीक है ना? और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, क्योंकि अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है और 16 मई को जो परीक्षा होने वाली है, तो आप जानिए कि 16 अप्रैल को सारी परीक्षा होने वाली है। तो आप जानिए कि उल्टी गिनती शुरू हो गई है। हालांकि आप जानते होंगे कि एक गुट फिर से निकल आया है और बता रहा है कि परीक्षा होगी कि नहीं होगी। खैर मैं इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ता हूँ, ठीक है? मेरा टारगेट है कि हमें पढ़ना है, परीक्षा चाहे जब होगी, यही परीक्षा आखिरी होगी और इसी में सिलेक्शन ले लेना है आप लोगों को, ठीक है ना? तो इसलिए इसी टारगेट से पढ़ना है, बाकी जो भी होगा देखा जाएगा। अब चलिए, आज मैं आप लोगों के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्नों को लेकर आया हूँ। यह आपके सिलेबस का हिस्सा है, ठीक है? एक चीज और आपको बताना है कि आपके लिए जो टीचिंग एप्टीट्यूड का जो वो है, टीचिंग एप्टीट्यूड की वीडियो और उसके साथ साथ आईसीटी की वीडियो, ठीक है? आईसीटी और टीचिंग एप्टीट्यूड, ठीक है? आईसीटी और टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित प्रश्नों को मैं तैयार कर रहा हूँ, ठीक है? थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि सिलेबस इतना बड़ा है और उसमें बहुत से प्रश्न बनते हैं, लेकिन जो प्रश्न हमारे उपयोग में नहीं आने वाले हैं, जिनकी कोई उपयोगिता नहीं हमारे लिए, ऐसे प्रश्नों को पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए छांटना पड़ता है, चीज़ों को सिलेक्ट करना पड़ता है और उस हिसाब से ही हम आपको पढ़ाते हैं, और तभी आपको मजा भी आता है। और वही प्रश्न जो मुझे लगता है कि उतने ही प्रश्नों की उपयोगिता रहती है, उन्हीं प्रश्नों को हम शामिल करते हैं, ठीक है? तो इसकी वीडियो जल्द ही आपको मिलेगी। साथ ही आपको पर्यावरण की भी वीडियो मिलेगी, और जितने टॉपिक हैं सबसे संबंधित आपको मैराथन वीडियो मिलेगी। मैराथन का मतलब यह है कि आपको मैं 1000 प्रश्नों की कोई वीडियो देने वाला नहीं हूं, आप इसके लिए निश्चिंत रहिए, ठीक है? मैं इससे कम प्रश्नों की वीडियो दूंगा, ठीक है? लेकिन ये दावे के साथ दूंगा मैं कि जो वीडियो मैं दूंगा आपको, उतने में आपका काम हो जाएगा। आप 1000, 2000 और 5000 प्रश्नों को दोहराने से बच जाएंगे, ठीक है? कुछ लोगों की लालसा होती है, वो केवल काउंटिंग करते हैं कि हमने 1000, 2000, 3000 प्रश्नों को पढ़ा है। इसका कोई मतलब नहीं होता, ठीक है? उपयोगी प्रश्न जो परीक्षा में आने वाले प्रश्न है, वो आप 100-200 ही पढ़ लेंगे, आपको तो 30 ही प्रश्न आने हैं ना, और वो भी एक टॉपिक से 5 ही प्रश्न आने हैं मैक्सिमम। तो आपको इतना भागने की जरूरत नहीं है। मैं बिल्कुल सिलेक्ट मैटर का मैराथन कराऊंगा। आप उसे हाफ मैराथन समझ सकते हैं, ठीक है? कहीं कहीं महा मैराथन चल रहा है, कहीं कहीं मैराथन चल रहा है, लेकिन मेरी तरफ से आपको हाफ मैराथन दौड़ना पड़ेगा। लेकिन हाफ मैराथन में ही आपका सिलेक्शन निश्चित हो जाएगा, आपको महा मैराथन की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरा वादा है और दावा भी है, ठीक है? अब चलिए, आज के जो प्रश्न है उनको शुरू करते हैं, और आप निराश बिल्कुल ना होइएगा। मैं अंत तक साथ दूंगा, आपके साथ खड़ा रहूंगा, ठीक है? परीक्षा तक मैं आपके साथ हूं और प्रयास करूंगा कि बहुत ही उपयोगी मैटर मैं आपको दे दूं और आप सिलेक्ट हो जाइए। यही मेरी प्रसन्नता है, यही मेरा इनाम है, ठीक है? अब चलिए देखिए दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, और अगर आपको इन तथ्यों की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, ठीक है? अब आज के प्रश्नों की श्रृंखला को शुरू करते हैं। देखिए, आज इकोनॉमिक्स से संबंधित प्रश्नों को लेकर मैं आया हूं। भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्न है। आज का जो पहला प्रश्न हमारा, उसको देखते हैं। देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक आर्थिक वृद्धि का परिचायक है? ठीक है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक आर्थिक वृद्धि का परिचायक है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है वर्ष के दौरान स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय में वृद्धि। ऑप्शन बी है वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में सुस्थिर वृद्धि। ऑप्शन सी है किसी अवधि में चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय में वृद्धि। और ऑप्शन डी है जनसंख्या में वृद्धि के साथ राष्ट्रीय आय में वृद्धि। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी वृद्धि ऐसी है जो वास्तव में एक आर्थिक वृद्धि का परिचायक है। ठीक है, आपको यह प्रश्न बताना। आप ध्यान से प्रश्न को देखिएगा, प्रश्न में है कुछ नहीं, टेक्निकल प्रश्न है बस, बाकी इसमें कुछ नहीं है, कोई दम नहीं है। तो देखिए, कौन सा एक आर्थिक वृद्धि का परिचायक है, तो वह है बी ऑप्शन। ठीक है, वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में सुस्थिर वृद्धि आर्थिक वृद्धि का परिचायक है। अब मैं बताता हूं कि कैसे प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि सुस्थिर वृद्धि का परिचायक है। तो देखिए, एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर किसी भी, देखिए सबसे पहले तो ये जानिए कि आर्थिक समृद्धि क्या होती है। आर्थिक समृद्धि का मतलब होता है
आर्थिक समृद्धि से आशय क्या है? आर्थिक समृद्धि से आशय है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में वृद्धि। ठीक है, आर्थिक समृद्धि का क्या मतलब है? किसी भी, देखिए, किसी समयावधि में किसी अर्थव्यवस्था में किसी अर्थव्यवस्था में होने वाली वास्तविक आय की वृद्धि। ठीक है, वास्तविक आय की वृद्धि। ठीक है ना, आप समझ गए। आर्थिक समृद्धि से क्या मतलब है? किसी समयावधि में, मतलब एक निश्चित समयावधि हो और किसी अर्थव्यवस्था में होने वाली वास्तविक आय की जो वृद्धि है वही समृद्धि है। ठीक है ना। अब देखिए, समृद्धि में कौन कौन समृद्धि की तरफ संकेत करता है? मान लीजिए सकल राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि हो रही है। ठीक है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में जो वृद्धि होती है यह भी आर्थिक समृद्धि को परिचायक है। ठीक है ना। और मान लीजिए अगर जीडीपी में वृद्धि होती है, सकल घरेलू उत्पाद में अगर वृद्धि होती है तो यह भी आर्थिक समृद्धि का परिचायक है। ठीक है, अगर प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है, आप जानते हैं कि अगर प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है तो यह भी जो है, यह भी आर्थिक समृद्धि का परिचायक है। लेकिन प्रश्न क्या पूछा है कि कौन सा एक आर्थिक वृद्धि का परिचायक है वास्तव में। ठीक है, तो देखिए, आर्थिक वृद्धि की जो वास्तविक माप है, जो वास्तव में आर्थिक वृद्धि को दर्शाता है, जो वास्तविक माप है, तो वह उपयुक्त रूप से प्रति व्यक्ति आय को ही सबसे उपयुक्त माना जाता है। ठीक है ना। तो वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में जो सुस्थिर वृद्धि है उसी को जो है आर्थिक समृद्धि का परिचायक या आर्थिक वृद्धि का परिचायक माना जाता है। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है ना। तो आर्थिक, एक चीज और है कि जो वास्तविक प्रति व्यक्ति आय है उसमें क्या होता है कि वह एक तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि को दर्शाता है। ठीक है, राष्ट्रीय आय में वृद्धि को दर्शाता है। ठीक है, और दूसरा क्या करता है, वह जनसंख्या में वृद्धि, जनसंख्या को भी दर्शाता है। तो ठीक है, जनसंख्या के अनुपात में जो राष्ट्रीय आय की वृद्धि है उसको दर्शाता है वास्तविक प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, तो इसीलिए जो है आर्थिक वृद्धि का जो वास्तव में परिचायक है वह कौन है? वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में सुस्थिर वृद्धि। तो पहले प्रश्न का बी ऑप्शन सही है, इसे याद रखिएगा। ठीक है ना। अब चलिए आज के दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। ठीक है ना। आज का हमारा दूसरा प्रश्न है, भारत के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सम्मिलित नहीं है? आपको बताना है कि भारत के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में किसे सम्मिलित नहीं किया जाता है? औद्योगिक उत्पादन सूचकांक। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? IIP के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना, मतलब IIP का फुल फॉर्म क्या हो गया? इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। क्या कहते हैं इसे? इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ठीक है, तो इसे जो है IIP के नाम से भी जानते हैं, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक को। अब आपको बताना है कि इसमें कौन सी गतिविधि सम्मिलित नहीं है। इसको मैं IIP कर देता हूं। ठीक है, कभी ऐसे भी पूछा जा सकता है। आपको बताना है कि इसमें कौन सी गतिविधि सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन ए है विनिर्माण, ऑप्शन बी है खनन, ऑप्शन सी है विद्युत और ऑप्शन डी है निर्माण। तो बताइए कि भारत के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में किसे शामिल नहीं किया गया है? तो देखिए, इसमें निर्माण को शामिल नहीं किया गया है। डी ऑप्शन सही है। ठीक है, भारत के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में निर्माण को शामिल नहीं किया गया है। ठीक है ना। अब देखिए, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताते हैं। जैसे औद्योगिक उत्पादन सूचकांक जारी कौन करता है? तो इसे जारी करता है CSO। ठीक है, कौन जारी करता है? CSO। और CSO का जो फुल फॉर्म है वो क्या है? सेंट्रल, सब चीजें जानी रहिएगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप चीजों को पूरी तरह पकड़े रहेंगे तो कोई भी प्रश्न आपकी पकड़ से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो सेंट्रल स्टैटिस्टिकल, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन या इसे कहते हैं राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन। ठीक है, राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन। ठीक है, तो राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा जो है औद्योगिक उत्पादन सूचकांक जारी किया जाता है। आप जानते हैं कि जो CSO की स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1951 में। ठीक है, 1951 में। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय आय की गणना भी यही करता है। ठीक है, क्या करता है? राष्ट्रीय आय की गणना भी CSO के द्वारा की जाती है। इस बात को भी याद रखिएगा। अब देखिए, हमारा जो मुद्दा है वो दूसरा है, ये है औद्योगिक उत्पादन सूचकांक।
ठीक है, तो इसमें निर्माण को शामिल नहीं किया जाता है। इसकी गणना करता है, इंडेक्स जारी करता है सीएसओ यानी सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन या राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन। वर्तमान में जो राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन की सिचुएशन है वो भी बता देते हैं। अब इसे मर्ज कर दिया गया है किसमें, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय में। ठीक है, इसे किसमें मर्ज कर दिया गया है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के रूप में इसे मर्ज कर दिया गया है सीएसओ को। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा, अगर प्रश्न में वह सीएसओ की जगह एनएसओ दे दे, ठीक है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, या ऑफिस, ठीक है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस या राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, ठीक है, अगर सीएसओ की जगह एनएसओ दे देगा तो एनएसओ ही हो जाएगा वर्तमान में, चूंकि सीएसओ जो है एनएसओ के रूप में मर्ज कर दिया गया है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा कि औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में यानी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में निर्माण को शामिल नहीं किया जाता है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है ना, अगला देख लेते हैं। आज का हमारा तीसरा प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय आय के अनुमान हेतु निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष आधार वर्ष के रूप में प्रयुक्त हो रहा है। आपको बताना है कि जो वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय आय के अनुमान के लिए आधार वर्ष के रूप में चुना गया है वह कौन सा वर्ष है। तो ऑप्शन ए है 2004-05, ऑप्शन बी है 2007-08, ऑप्शन सी है 2011-12 और ऑप्शन डी है 2015-16। ठीक है, तो देखिए कि राष्ट्रीय आय के अनुमान के लिए कौन सा वर्ष है जिसे आधार वर्ष के रूप में वर्तमान में प्रयोग हो रहा है। जल्दी से अपने आंसर आप हमें कमेंट करके बताइए। अब देखिए, भारत की राष्ट्रीय आय के अनुमान के लिए आधार वर्ष के रूप में वर्तमान में वर्ष 2011-12 को चुना गया है। ठीक है, और इसी के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, वर्ष 2011-12 को वर्तमान में राष्ट्रीय आय के अनुमान के लिए जो है आधार वर्ष के रूप में चुना गया है और यही प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, तो इसे याद रखिएगा। अब चलिए देख लेते हैं आखिर आधार वर्ष किसे कहते हैं। जब भी आप इकोनॉमिक्स के कुछ डाटा पढ़ने जाएंगे तो उसमें आधार वर्ष आपको बहुत परेशान करेगा। ठीक है ना, तो चलिए देख लेते हैं आखिर आधार वर्ष किसे कहते हैं। तो देखिए, एक एग्जाम्पल के सहारे इसको देखते हैं। मान लीजिए कि कोई वर्ष है, मान लीजिए कि इसी वर्ष को ले लेते हैं 2011-12 में। तो मान लीजिए कि वर्ष 2011-12 में जो भारत की राष्ट्रीय आय थी 2011-12 में वह थी 10 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, 10 लाख करोड़ रुपए। और वर्ष 2025 है इस समय, तो 2025 में जो भारत की आय है वो कितनी हो गई है, वह हो गई मान लीजिए 25 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, डाटा नहीं दे रहा है। ठीक है ना, तो वर्तमान में मान लीजिए, देखिए 2011-12 में राष्ट्रीय आय थी 10 लाख करोड़ रुपए और 2025 में जो राष्ट्रीय आय हुई वह हुई 25 लाख करोड़। ठीक है ना, अब क्या किया जाएगा कि जो 2011-12 से और 2025 के बीच में जो परिवर्तन हुआ है वह 11-12 की राष्ट्रीय आय के आधार पर ही इस परिवर्तन को मापा जाएगा कि 2011-12 के बाद जो है इस 13 सालों में जो परिवर्तन हुआ है वो कितने लाख करोड़ का, 15 लाख करोड़ रुपए का। ठीक है ना, तो इस तरह से जो वर्ष 2011-12 है उस समय की जो कीमतें हैं उनको स्थिर मान लिया जाएगा। तो 2011-12 की कीमतों को स्थिर कर दिया जाएगा और उसी आधार पर आगे होने वाले परिवर्तनों को मापा जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए इसे कहते हैं आधार वर्ष। ठीक है ना, तो आधार वर्ष एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है क्योंकि इसी के आधार पर हम आगे परिवर्तन का पता लगाते हैं कि आखिर उस समय क्या सिचुएशन थी और वर्तमान में क्या स्थिति हो गई। ठीक है ना, अब देखिए, मान लीजिए कि आधार वर्ष मान लीजिए 2011-12 में किसी वस्तु की जो कीमत थी वो 10 रुपया थी। ठीक है, और आज जो 2025 में किसी वस्तु की कीमत जो हो गई है वह 10 रुपए से बढ़कर के क्या हो गई है, 25 रुपए हो गई। तो जो परिवर्तन होता है वो कितने का हुआ, 15 रुपए का परिवर्तन हुआ। ठीक है, अब इस 15 रुपए का जो परिवर्तन हमें देखना होगा कि आखिर ये परिवर्तन हुआ तो कैसे हम जानेंगे कि महंगाई बढ़ी है कि घटी है। तो हम एक आधार वर्ष के रूप में जिसे हमने स्थिर माना हुआ है उस समय जो कीमतें थी उसी के आधार पर वर्तमान परिवर्तन को देखते हैं। ठीक है, तो ये सामान्य सी भाषा में मैंने आपको बता दिया, ये किसी अर्थशास्त्री की भाषा नहीं है। ठीक है, तो आप जानिए कि एक ऐसा वर्ष जिस समय हम कीमतों को स्थिर कर देते हैं, कीमतों को स्थिर मान लेते हैं। ठीक है, कीमतों को स्थिर मान लेते हैं और उसी वर्ष के आधार पर हम आगे गणनाएं करते हैं तो उसे जो है आधार वर्ष कहते हैं। इस बात को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो राष्ट्रीय आय के अनुमान के लिए वर्तमान में जो आधार वर्ष प्रयोग में लाया जाता है वो है वर्ष 2011-12। प्रश्न बहुत आसान है और पूछा जाता है अक्सर परीक्षाओं में। ठीक है ना, अब आगे देखते हैं आज का जो हमारा चौथा प्रश्न है। आज का हमारा चौथा प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय की निम्नता के कारणों के बारे में निम्न कथनों पर विचार करिए। मतलब उत्तर प्रदेश में जो प्रति व्यक्ति आय है वह कम क्यों है, निम्नता का मतलब कम क्यों है, उसके कारणों के बारे में आपको बताना है। ध्यान से ऑप्शन पढ़िएगा, यह प्रश्न कठिन नहीं है, बस केवल आपको ध्यान से पढ़ना है। पहला है तेजी से बढ़ती जनसंख्या, दूसरा है साहसीपन का अभाव,
तीसरा है अपर्याप्त अधोसंरचनात्मक सुविधाएं और चौथा है कृषि का आधुनिकीकरण। तो आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश में जो प्रति व्यक्ति आय है उसके कम होने का कारण या उसकी निम्नता का कारण इनमें से कौन है। देखिए एक से अधिक उत्तर दिए हैं। ऑप्शन ए में 1, 2 तथा 4 दिया है, ऑप्शन बी में दिया है 1, 2 तथा 3, ऑप्शन सी में 2, 3 तथा 4 और ऑप्शन डी में 1, 3 तथा 4 दिया है। तो जल्दी से अपने आंसर आप हमें कमेंट करके बताइए। अब देखिए ध्यान से देखते हैं, ऑप्शन पे चलते हैं। देखिए पहला ऑप्शन है, देखिए प्रश्न है कि प्रति व्यक्ति आय की निम्नता उत्तर प्रदेश में क्यों है। तो देखिए पहला ऑप्शन है तेजी से बढ़ती जनसंख्या। तो आपको पता है कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सर्वाधिक है, ठीक है, तो तेजी से बढ़ती जनसंख्या। दूसरा है साहसीपन का अभाव, बिल्कुल सही है, इस कारण भी प्रति व्यक्ति आय की निम्नता है। तीसरा है अपर्याप्त अधोसंरचनात्मक सुविधाएं, बिल्कुल इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, इस कारण भी प्रति व्यक्ति आय की निम्नता है। और चौथा है कृषि का आधुनिकीकरण। देखिए अगर कृषि का आधुनिकीकरण किया जाएगा तो इससे क्या होगा, इससे होगा कृषि की आय बढ़ेगी, ठीक है, कृषि की आय बढ़ेगी या कृषि से आय बढ़ेगी, इन दोनों बातों को याद रखिएगा। तो इससे क्या होगा, कृषि की आय बढ़ेगी, जब कृषि से आय बढ़ेगी तो किसान की आय बढ़ेगी। तो कृषि का जो आधुनिकीकरण है यह प्रति व्यक्ति आय की निम्नता में योगदान नहीं देता है, ठीक है। तो 1, 2 और 3 सही है, चौथा ऑप्शन गलत है। तो 1, 2, 3 सही है, यानी बी सही है, ठीक है ना। कृषि का आधुनिकीकरण उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय की निम्नता का कारण नहीं है, ठीक है ना। अगला देखते हैं, आज का हमारा 5वां प्रश्न है। आज का 5वां प्रश्न है स्पेशल इकोनॉमिक जोन या इसे कहते हैं SEZ की नीति देश में पहली बार कब आरंभ की गई थी। आपको बताना है कि SEZ या स्पेशल इकोनॉमिक जोन की नीति देश में पहली बार कब आरंभ की गई थी। तो ऑप्शन ए है 1991, ऑप्शन बी है 2000, ऑप्शन सी है 2005 और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए SEZ या इसे कहते हैं सेज, इस रूप में भी आपने पढ़ा होगा। तो सेज की नीति देश में पहली बार कब आरंभ की गई थी, आप जल्दी से कमेंट करके हमको बताइए। अब देखिए भारत में स्पेशल इकोनॉमिक जोन या SEZ या इसे सेज भी कहते हैं, इसकी नीति जो है देश में पहली बार आरंभ की गई वर्ष 2000 में, ठीक है। तो बी ऑप्शन सही है कि भारत में सेज की नीति पहली बार कब आरंभ की गई, तो वर्ष 2000 में आरंभ कर दी गई थी। अब आइए सेज के बारे में जान लेते हैं और आज के बाद अब दोबारा आपको इसे कभी नहीं पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। सेज का मतलब होता है, देखिए SEZ का मतलब होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है। आप देख ही रहे हैं प्रश्न में स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिखा है, या इसे कहते हैं विशेष आर्थिक क्षेत्र। क्या कहते हैं, विशेष आर्थिक क्षेत्र के नाम से भी सेज को जानते हैं, ठीक है। अब देखिए सेज एक ऐसी जगह होती है या विशेष आर्थिक क्षेत्र एक ऐसी जगह होती है जहां सरकार विशेष नियम लागू करती है, ठीक है, जहां सरकार जो है विशेष नियम लागू करती है। इस बात को याद रखिएगा, सेज जो है उसे ही कहते हैं जहां सरकार विशेष नियम लागू करती है। अब देखिए ये विशेष नियम किसके लिए, तो यह विशेष नियम व्यापार के लिए, उद्योग के लिए, ठीक है, व्यापार एवं उद्योग को बढ़ावा देने के लिए यह विशेष नियम जो है लागू किया जाता है सरकार के द्वारा, ठीक है ना। अब इन विशेष नियमों में कौन कौन से नियम हो सकते हैं, तो देखिए व्यापार और उद्योग को बढ़ाने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है कि उन्हें टैक्स में छूट दी जाए, ठीक है, टैक्स में छूट दी जाए। उनके लिए आयात और निर्यात के नियम आसान रहे, ठीक है, आयात और निर्यात के नियम आसान रहे, ठीक है, ताकि वो आसानी से आयात और निर्यात कर पाए और वो ज्यादा निवेश भी कर पाए, ठीक है ना। तो इन्हें जो है विशेष छूट प्रदान की जाती है ऐसे क्षेत्रों में। साथ ही इन्हें सुविधाएं भी बेहतर मुहैया कराई जाती हैं, जैसे बिजली की सुविधा, बिना इसके उद्योग स्थापित नहीं होंगे, सड़क की सुविधा होती है, पानी की सुविधा होती है, दूर संचार या इंटरनेट की सुविधा होती है। तो यह विशेष सुविधाएं भी सरकार के द्वारा इस क्षेत्र में प्रदान की जाती हैं, ठीक है, ताकि इससे जो है ताकि उस क्षेत्र में लोगों को व्यापार और उद्योग को बढ़ाने के लिए नए उद्योगों की स्थापना को बल मिल सके, लोगों को जो है निवेश आकर्षित किया जा सके। इस बात को भी याद रखिएगा, निवेश आकर्षण के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है, ताकि आसानी से उद्योगपति जो है वहां कंपनियां अपनी स्थापित कर सके, ठीक है। तो इस बात को याद रखिएगा। अब देखिए भारत में जो पहला सेज बना, कभी कभी यह प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में अब देखिए एक चीज और ध्यान दे दीजिएगा, वर्ष 2000 में भारत में सेज की नीति आई, ठीक है ना। लेकिन अगर आपसे यह पूछा जाए कि सेज की नीति के बाद अधिनियम कब आया, तो विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम के बारे में अगर पूछे, विशेष आर्थिक क्षेत्र
अधिनियम के बारे में अगर कोई पूछे आपसे, तो देखिए अगर यह प्रश्न आता है तो विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम कब आया, तो यह आया वर्ष 2005 में। ठीक है ना। अगर यह प्रश्न पूछता है कि भारत में सेज कब आया, ठीक है, सेज नीति पहली बार कब आरंभ की गई, तो वर्ष 2000 में भारत में सेज नीति आरंभ कर दी गई, जैसा आपके प्रश्न में पूछा गया है। लेकिन अगर आपसे यह पूछा जाए कि भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम कब पारित किया गया, तो इसमें 5 वर्ष का अंतराल है। वर्ष 2005 में भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम पारित किया गया, इस बात को याद रखिएगा। लेकिन अगर आपसे यह प्रश्न पूछ ले कि भारत में सेज प्रभावी कब से हुआ, ठीक है, तो देखिए भारत में सेज प्रभावी कब से हुआ, प्रभावी कब से हुआ, तो आप क्या बताएंगे, भारत में सेज प्रभावी हुआ 10 फरवरी 2006 से। ठीक है, 10 फरवरी 2006 से। अब देखिए इन तिथियों में कितना बड़ा अंतर है। अब तीनों प्रश्नों को एक साथ जोड़ के देखिए। अगर आपसे कोई पूछे कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन, अगर प्रश्न आता है कि एसईजेड की स्थापना या सेज की स्थापना की नीति भारत में पहली बार कब आरंभ की गई, नीति, ठीक है, तो नीति आरंभ की गई भारत में वर्ष 2000 में। अगर आप प्रश्न यह पूछा जाता है कि भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, ये ध्यान रखिएगा, विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम के बारे में अगर प्रश्न पूछे कि कब लागू किया गया, तो यह लागू किया गया वर्ष 2005 में। ठीक है, और अगर यहीं से पूछे कि भारत में सेज प्रभावी कब से हुआ, ठीक है, तो भारत में सेज प्रभावी हुआ 10 फरवरी 2006 से। इन तीनों प्रश्नों को याद रखिएगा और यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको बताते हैं कि भारत में जो पहला सेज स्थापित हुआ था वो कब हुआ था। तो भारत का पहला सेज, यह प्रश्न कई बार पूछा गया, आपके सामने भी गुजरा होगा। भारत का पहला सेज, ठीक है, भारत का पहला सेज कब स्थापित हुआ, तो यह स्थापित हुआ था कांडला में। कांडला कहां है, कांडला गुजरात में स्थापित हुआ था। और यह कब स्थापित हुआ था, कांडला गुजरात में 1965 में सेज की स्थापना हुई थी। अब आप कहेंगे कि सेज तो आया 2000 में, तो यह जो है 1965 कैसे हो गया, तो देखिए उस समय सेज को जो है क्या कहते थे, सेज तो 2000 में आया, तो कांडला को जो स्थापित किया गया था उसे कहते थे ईपीजेड। क्या कहते थे, ईपीजेड, या इसे कहते हैं एक्सपोर्ट, इसे क्या कहेंगे, ईपीजेड को एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन। ठीक है, प्रोसेसिंग जोन। ठीक है, तो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के नाम से ये स्थापित ईपीजेड के रूप में इसकी स्थापना की गई थी कांडला गुजरात में। और जब वर्ष 2000 में जब भारत में सेज की नीति लागू होती है, तब जो है कांडला पहला सेज बनने वाला था। ठीक है, तो पहला सेज कौन बना, कांडला गुजरात में स्थित है, तो कांडला पहला सेज है भारत का। ठीक है, जब 2000 में नई नीति आई तो इसे पहले सेज का दर्जा दिया गया। ठीक है, पहला सेज, तो पहले यह ईपीजेड था और बाद में सेज नीति लागू होने के बाद इसे पहले सेज के रूप में स्थापित किया गया। इन दोनों बातों को अलग अलग याद रखिएगा। ठीक है ना। अगर यह पूछे कि भारत में पहला सेज कौन है, तो आप याद रखिएगा कांडला। और ये स्टोरी मैंने बताई कि कांडला को 1965 में ईपीजेड यानी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के रूप में स्थापित किया गया था। ठीक है ना। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। आज का जो हमारा 6वां प्रश्न है वह है वित्तीय या फिजिकल नीति का संबंध निम्नांकित में से किससे है। आपको बताना है कि वित्तीय या फिजिकल नीति का संबंध किससे है। ऑप्शन ए है मुद्रा की उस मात्रा से जो बैंक अर्थतंत्र में डालते हैं। ठीक है, दूसरा है कर लगाने और शासन के व्यय से संबंधित नीति, तीसरा है शेयर बाजारों को नियंत्रित करने संबंधी नीति, और चौथा है देश की अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से संबंधों के बारे में नीति। ठीक है, तो बताइए कि वित्तीय या फिजिकल नीति का जो संबंध है वो इनमें से किससे है। जल्दी से अपने आंसर हमें कमेंट करके बताइए। अब देखिए वित्तीय या फिजिकल नीति का जो संबंध है वो किससे है, वो है कर लगाने और शासन के व्यय से संबंधित नीति। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। वित्तीय नीति या फिजिकल नीति से संबंध क्या है, सरकार द्वारा कर लगाने और शासन के व्यय से संबंधित नीति को वित्तीय नीति कहते हैं। ठीक है ना। अब देखिए इसको बहुत सरल शब्दों में, ये तो अर्थशास्त्र की भाषा हो गई, अब मैं बहुत आसान भाषा में यह बताता हूं। वित्तीय नीति वह नीति है जिसके तहत सरकार क्या करती है, वित्तीय नीति वह नीति है जिसके तहत सरकार जो है अपने राजस्व या कह सकते हैं कर शुल्क, ठीक है, जिसके तहत सरकार राजस्व या इसे कर शुल्क कह सकते हैं और व्यय, ठीक है, राजस्व या कर शुल्क या व्यय का मतलब जैसे विभिन्न परियोजनाओं में व्यय, ठीक है, विभिन्न परियोजनाओं में व्यय। उसके बाद देख लेंगे सब्सिडी में व्यय, ठीक है, सब्सिडी में व्यय।
आदि जो व्यय है, तो आय और व्यय, आय राजस्व मतलब कर शुल्क जो प्राप्त होता है सरकार को, और व्यय मतलब विभिन्न परियोजनाओं सब्सिडी यानी खर्च को। अब इन सबको जो है अपनी वित्तीय नीति के माध्यम से शासन क्या करता है, नियंत्रित करता है। एक लाइन में आप वो अगर आसान भाषा में बताएं तो जो सरकार की वित्तीय नीति या फिस्कल नीति का मतलब है वह सरकार की कमाई, कमाई और खर्च का हिसाब है। ठीक है, कमाई और खर्च के नियमों का सेट है या नियमों का हिसाब है। ठीक है, कमाई और खर्च का हिसाब है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है ना, तो कर लगाने और शासन के व्यय से संबंधित नीति। अब देखें, या तो आप इसे कहें कि कमाई और खर्च के नियमों का एक मतलब सेट है, या आप इसे कह दें कमाई और खर्च का हिसाब है। जैसे अगर कमाई में दिक्कत होती है, खर्च ज्यादा हो रहा है, कमाई कम हो रही है, तो उस हिसाब से नियम बनाता है बनाती है सरकार और उस हिसाब से चीजों को लागू करती है। तो एक ही बात है, आप इसे ऐसे ही आसान भाषा में समझिए कि जो वित्तीय या फिजिकल नीति का संबंध है सरकार के, वह कर लगाने और शासन के व्यय से संबंधित नीति है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा। अब इसमें मैंने आपको बताया कि जो उसकी आय है और जो व्यय यानी कमाई और खर्च के नियमों का जो सेट है वही जो है वित्तीय नीति कहलाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला देख लेते हैं। आज का जो हमारा 7वां प्रश्न है वह है कि निम्न में से कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है पर राज्यों द्वारा एकत्रित एवं आवंटित किया जाता है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कर केंद्र द्वारा लगाया जाता है और राज्यों द्वारा एकत्रित और आवंटित किया जाता है। तो ऑप्शन ए है स्टाम्प शुल्क, ऑप्शन बी है यात्री एवं वस्तु कर, ऑप्शन सी है संपदा शुल्क और ऑप्शन डी है अखबारों पर कर। तो बताइए इनमें से कौन सा कर जो है केंद्र लगाता है लेकिन राज्य उसे एकत्रित करता है, जल्दी से बताइए। अब देखिए इसमें से स्टाम्प शुल्क, ये ऑप्शन सही है। ठीक है, स्टाम्प शुल्क जो होता है यह संघ सूची में वर्णित है। ठीक है, किसमें वर्णित है, संघ सूची में वर्णित है, मतलब इसे केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है लेकिन इसकी वसूली और इसका आवंटन किसके द्वारा किया जाता है, राज्यों के द्वारा। ठीक है ना, तो स्टाम्प शुल्क जो है संघ सूची का विषय है और इसे केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है और राज्यों द्वारा इसे एकत्रित और आवंटित किया जाता है। तो इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया है, क्योंकि प्रश्न बहुत आसान सा है, बस थोड़ा सा समझ का फेर है। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा, बढ़िया से तैयार रखिएगा। स्टाम्प शुल्क संघ सूची का विषय है। कभी कभी यह भी प्रश्न पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध संघ सूची से है, तो वह है स्टाम्प शुल्क। ठीक है ना, अगला देख लेते हैं। आज का जो हमारा 8वां प्रश्न है वह है कि नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किया, किसने किया। ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है ए दलाल, ऑप्शन सी है सुभाष चंद्र बोस और ऑप्शन डी है लाल बहादुर शास्त्री। तो आपको बताना है कि नेशनल प्लानिंग कमेटी का जो गठन है वह किसने किया। देखिए इतिहास के पेपर में मैंने इसके बारे में बहुत डिटेल से बताया, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाते समय मैंने नेशनल प्लानिंग कमीशन के बारे में, कमेटी के बारे में बहुत विस्तार से पढ़ाया है, लेकिन चूंकि अभी यह अर्थशास्त्र में प्रश्न आपको मिला है तो अर्थशास्त्र के हिसाब से इसे जानना पड़ेगा। ठीक है, तो आप जल्दी से बताइए कि नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किसने किया था, जल्दी से आप अपना आंसर दीजिए हमें। ठीक है ना, अब देखिए नेशनल प्लानिंग कमेटी के बारे में जानते हैं। देखिए आप एक जगह का नाम सुने होंगे, हरिपुरा। ठीक है, हरिपुरा कहाँ स्थित है, गुजरात में स्थित है। ठीक है ना, हरिपुरा कहाँ स्थित है, गुजरात में स्थित है। इसी हरिपुरा में 1938 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन होता है। ठीक है ना, कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन होता है और इस वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, इस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, वैसे भी पूछा जाता है। इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, इसकी अध्यक्षता करते हैं सुभाष चंद्र बोस। ठीक है ना, सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्ष थे 1938 के हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन के। ठीक है, एक तथ्य आपका तैयार हो गया, यह मॉडर्न हिस्ट्री के हिसाब से है। प्रश्न पूछा है कि नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन, तो देखिए 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किया। ठीक है ना, तो यह आपके प्रश्न का जवाब मिल गया, सुभाष चंद्र बोस ने नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किया। ठीक है ना, अब देखिए अगर आपसे यह प्रश्न पूछ लिया जाए कि नेशनल प्लानिंग कमेटी के पहले अध्यक्ष कौन थे, ठीक है ना, तो पहले अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, इस बात को भी याद रखिएगा कि पहले अध्यक्ष कौन थे, तो पहले अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू नेशनल प्लानिंग कमेटी के। ठीक है, तो स्थापना किया सुभाष चंद्र बोस ने अपनी अध्यक्षता में, मतलब जब वह कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे तब उन्होंने नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किया और नेशनल प्लानिंग कमेटी के जो पहले अध्यक्ष बने वो कौन बने, वह बने जवाहरलाल नेहरू। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है ना, अगला देख लेते हैं। आज का हमारा 9वां प्रश्न है
विशेष कृषि उपज योजना का संबंध है, आपको बताना है कि विशेष कृषि उपज योजना का संबंध किससे है। तो ऑप्शन ए है दलहन व तिलहन के उत्पादन से, ऑप्शन बी है नकद फसलों के उत्पादन में वृद्धि से, ऑप्शन सी है कृषि पदार्थों के निर्यात के उछाल या थ्रस्ट से, और ऑप्शन डी है सूखाग्रस्त क्षेत्रों में फसलों की उत्पादकता बढ़ाने से। तो आपको बताना है कि विशेष कृषि उपज योजना का जो संबंध है वह किससे है। जल्दी से आप कमेंट करके हमें बताइए कि इसमें से किसका संबंध विशेष कृषि उपज योजना से है। ठीक है, अब देखिए विशेष कृषि उपज योजना जो है इसका जो संबंध है वह है कृषि पदार्थों के निर्यात के उछाल से, यानी सी ऑप्शन सही है। विशेष कृषि उपज योजना का संबंध किससे है? कृषि पदार्थों के निर्यात के उछाल से, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में एक खास बात है। देखिए विशेष कृषि उपज योजना के अंतर्गत क्या किया गया था, सरकार का यह मानना था कि जैसे मान लीजिए फल फूल है, ठीक है, फल फूल है, सब्जियां हैं, और जैसे डेयरी के उत्पाद हैं, कुक्कुट है या मुर्गी पालन है, ठीक है, सरकार का मानना था कि ऐसे उत्पादों के उत्पादन को बढ़ाया जाए। ठीक है, उत्पादन को बढ़ाया जाए और उत्पादन को बढ़ा करके इनका जबरदस्त निर्यात किया जाए। ठीक है, तो इनके उत्पादन को बढ़ा के जब निर्यात किया जाएगा, निर्यात हेतु इन्हें प्रोत्साहित किया जाए। ठीक है, निर्यात के लिए, इसे आप कह सकते हैं निर्यात के लिए प्रोत्साहित किया जाए। ठीक है, तो एक तो इनका उत्पादन बढ़ाया जाए और उसके बाद इन्हें निर्यात के लिए प्रोत्साहित किया जाए, और इसके लिए क्या किया गया, इन्हें छूट भी प्रदान की गई, छूट प्रदान की गई 5% की। ठीक है, 5% की छूट इन्हें प्रदान की गई विभिन्न चीजों में, मतलब आप इसे समझते हैं ड्यूटी क्रेडिट छूट इसे कहते हैं। ठीक है, तो क्रेडिट छूट या ड्यूटी क्रेडिट छूट इसे कहते हैं। यह इनको छूट प्रदान की गई 5% की, और यह कहा गया कि आप इनका उत्पादन बढ़ाइए और इन्हें निर्यात के लिए प्रोत्साहित करिए। ठीक है, अब देखिए यह योजना लाई गई कब गई थी, तो यह जो है जो भारत की इंपोर्ट एक्सपोर्ट की नीति थी, मतलब भारत की आयात निर्यात नीति या इंपोर्ट एक्सपोर्ट नीति, आयात निर्यात नीति, आयात निर्यात नीति कब, 2004 से 9 के बीच में जो नीति आई थी उसमें इसको लागू किया गया था। ठीक है, उसे लाया गया था विशेष कृषि उपज योजना को। ठीक है ना, तो यह याद रखिएगा कि विशेष कृषि उपज योजना का संबंध किससे है। ठीक है ना, अब आगे चलते हैं। आज का हमारा 10वां प्रश्न है, निम्न में से लघु उद्योगों की क्या समस्या है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी समस्या जो है लघु उद्योगों की समस्या है। तो ऑप्शन ए है पूंजी का अभाव, ऑप्शन बी है विपणन जानकारी का अभाव, ऑप्शन सी है कच्चे माल का अभाव, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन लघु उद्योगों की समस्या है। तो जल्दी से आप अपने आंसर कमेंट करके हमको बताइए कि इनमें से कौन है जो लघु उद्योगों की समस्या है। ठीक है, अब देखिए लघु उद्योगों की जो समस्याएं हैं भारत में, वह पूंजी का अभाव है, बिल्कुल है, विपणन जानकारी का अभाव है, बिल्कुल यह भी सही है, कच्चे माल का अभाव भी है लघु उद्योगों में, आधारभूत संरचना का भी अभाव है। ठीक है, आधारभूत संरचना में कमी या अभाव, ठीक है, आधारभूत संरचना का अभाव भी है, यह भी याद रखिएगा। इसके साथ साथ जो है इसके तमाम नीतियां, जैसे सीमा शुल्क नीति भी इनके लिए एक समस्या है। ठीक है, सीमा शुल्क नीति भी है, इसलिए तमाम लघु उद्योग जो है रुग्णता की स्थिति में है या बीमार है। ठीक है, तो यह सब लघु उद्योगों की समस्याएं हैं, तो इसे याद रखिएगा, इसमें डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, पूंजी का अभाव, विपणन जानकारी का अभाव और कच्चे माल का अभाव, ये सभी अभाव जो है लघु उद्योगों की समस्याओं के अंतर्गत सही है। ठीक है, तो डी ऑप्शन सही है। आइए आज के 11वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का जो हमारा 11वां प्रश्न है वह कथन कारण के रूप में है। तो कथन है, देखिए, हीनार्थ प्रबंधन से मुद्रास्फीति होती है, कथन ये है। ठीक है, हीनार्थ प्रबंधन से मुद्रास्फीति होती है, कारण है इससे मुद्रा की आपूर्ति वस्तुओं एवं सेवाओं की तुलना में अधिक हो जाती है। ठीक है, तो कथन है हीनार्थ प्रबंधन से मुद्रास्फीति होती है, कारण है कि इससे मुद्रा की आपूर्ति वस्तुओं एवं सेवाओं की तुलना में अधिक हो जाती है। आपको इसका उत्तर देना है। देखिए ऑप्शन है केवल ए ऑप्शन है, तो ए तथा आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या है, दोनों सही और सही व्याख्या है। बी ऑप्शन है दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं है। सी ऑप्शन है ए सही है आर गलत है, और डी ऑप्शन है ए गलत है आर सही है। तो जल्दी से अपने आंसर आप हमें कमेंट करके बताइए कि इनमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। ठीक है, तो जल्दी से आंसर दीजिए आप अपने। अब देखिए हीनार्थ प्रबंधन से क्या मतलब है, हीनार्थ प्रबंधन से क्या मतलब है, तो हीनार्थ प्रबंधन का जो मतलब है वह है कि हीनार्थ प्रबंधन अर्थात अर्थात घाटे की पूर्ति के लिए, घाटे की पूर्ति के लिए नए नोट छापना। ठीक है, नए नोट छापना,
ठीक है, ये है हीनार्थ प्रबंधन। तो देखिए जब हीनार्थ प्रबंधन किया जाएगा यानी घाटे की पूर्ति के लिए जब नए नोट छापा जाएगा तो क्या होगा, देखिए इससे क्या होगा कि जो नोट है, नोट की मात्रा तो अधिक हो जाएगी मार्केट में, जबकि वस्तुओं और सेवाओं की कमी रहेगी। तो वस्तुओं और सेवाओं की तुलना में जब नोटों की वृद्धि हो जाएगी तो क्या होगा, तो मुद्रास्फीति की संभावना बढ़ जाती है, मुद्रास्फीति बढ़ती है। ठीक है, चूंकि मुद्रा बढ़ जाएगी और मुद्रा की आपूर्ति वस्तुओं और सेवाओं की तुलना में अधिक हो जाएगी, तो जब अधिक हो जाएगी तो मुद्रास्फीति बढ़ जाएगी। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। और कारण है कि इससे मुद्रा की आपूर्ति वस्तुओं एवं सेवाओं की तुलना में अधिक हो जाती है। वही तो मैं आपको बता रहा हूं कि हीनार्थ प्रबंधन में क्या होता है कि घाटे की पूर्ति के लिए नए नोट छापना, अर्थात मुद्रा की आपूर्ति जो है वस्तुओं और सेवाओं की तुलना में अधिक हो जाती है। तो इस प्रकार क्या है, कथन कारण दोनों सही है और सही व्याख्या भी है। तो ए ऑप्शन सही है, इसे याद रखिएगा। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। ठीक है, चूंकि अपने सिलेबस में भी है मुद्रास्फीति, इसलिए मैंने इस प्रश्न को शामिल किया है। ठीक है, अगला देखते हैं। आज का जो हमारा 12वां प्रश्न है वह है कि बेरोजगारी समस्या से गरीबी बढ़ती है क्योंकि। अब देखिए प्रश्न ही उत्तर है, आप जान गए हैं कि बेरोजगारी से गरीबी क्यों नहीं बढ़ेगी। अब ये आपको बताना तो नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर से देख लीजिए कि बेरोजगारी समस्या से गरीबी बढ़ती है क्यों। ऑप्शन ए है गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की संख्या बढ़ती है, ऑप्शन बी है जनसंख्या तेजी से बढ़ती है, ऑप्शन सी है मुद्रास्फीति की दर बढ़ती है और ऑप्शन डी है ब्याज दर बढ़ती है। तो बताइए कि बेरोजगारी की समस्या से गरीबी कैसे बढ़ती है, आपको यह बताना है। जल्दी से अपने आंसर हमें कमेंट करें। अब देखिए बेरोजगारी की समस्या से गरीबी, ए ऑप्शन सही है, गरीबी बढ़ती है क्योंकि गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की संख्या बढ़ जाती है। ठीक है ना। अब देखिए जनसंख्या तेजी से बढ़ती है, इसका कोई कारण गरीबी नहीं है। मुद्रास्फीति गरीबी से तो बढ़ती नहीं है, ब्याज दर बढ़ती है, ये भी गरीबी नहीं बढ़ती है, इससे भी बेरोजगारी से। ठीक है, तो किससे क्या होता है, देखिए जनसंख्या तेजी से बढ़ना, इसमें बेरोजगारी कोई कारण नहीं है। मुद्रास्फीति की दर का बढ़ना, इसमें भी बेरोजगारी कारण नहीं है। और ब्याज दर का बढ़ना, यह भी बेरोजगारी कारण नहीं है। ठीक है, तो गरीबी कैसे बढ़ती है बेरोजगारी से, तो बेरोजगारी से गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या बढ़ जाती है, जिससे गरीबी बढ़ती है। अब देखिए बेरोजगारी का मतलब क्या है, बेरोजगारी का मतलब है कि आपके पास रोजगार का साधन नहीं है। ठीक है, बेरोजगारी का मतलब क्या है कि रोजगार का साधन नहीं है। और जब रोजगार का साधन नहीं है तो क्या होगा कि धीरे धीरे क्या है कि आप गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की संख्या में शामिल हो जाएंगे। मान लीजिए आज आपके पास 1000 रुपए हैं और आप गरीबी की रेखा जो है उसके, मान लीजिए गरीबी की रेखा 500 है। ठीक है, 500 के ऊपर है, आप 1000 रुपए हैं, मतलब आप रेगुलर वे में सही ढंग से रह रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। लेकिन जब आपको रोजगार नहीं मिलेगा, इस रुपए में वृद्धि नहीं होगी, तो क्या होगा, ये धीरे धीरे खत्म हो जाएगा और 1000 से 500 आ जाएगा और आपका खर्चा इसमें ही चलाना पड़ेगा, 500 में चलाना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, तो आपकी जो यह अमीरी की लाइन है, आप वहां से गिरते गिरते गरीबी की लाइन में आ गए। ठीक है, तो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या बढ़ जाती है बेरोजगारी से, क्योंकि उनकी आय कुछ रहती नहीं है, आमदनी कुछ रहती नहीं है। ठीक है ना, तो बेरोजगारी की समस्या से गरीबी बढ़ती है क्योंकि गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की संख्या बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही है। अगला देख लेते हैं। आज का जो हमारा 13वां प्रश्न है वह है कि निम्नलिखित योजनाओं पर विचार कीजिए। ठीक है, ऑप्शन ए है ईएएस, ठीक है, ऑप्शन बी है ट्राइसेम, ऑप्शन सी है जेआरवाई, ऑप्शन डी है आरएलईपीजी, ठीक है, जीपी। तो आपको बताना है कि यह जो योजनाएं हैं इनको लागू करने का जो सही कालानुक्रम है वह क्या है। ठीक है, तो ऑप्शन ए में है 2 4 1 3, ऑप्शन बी में है 4 2 3 1, ऑप्शन सी में है 4 3 1 2 और ऑप्शन डी में है 2 4 3 1। तो आपको बताना है कि इन योजनाओं को लागू करने का जो सही क्रम है वह कौन सा है। जल्दी से आप हमें कमेंट करिए। अब चलिए इन योजनाओं के बारे में जानते हैं। सबसे पहले ईएएस का फुल फॉर्म जानते हैं, तभी तो पता चलेगा। ईएएस का मतलब क्या है, ईएएस का मतलब है एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, रोजगार आश्वासन योजना। ठीक है, क्या है, रोजगार आश्वासन योजना। ठीक है, और यह योजना कब लाई गई थी, रोजगार आश्वासन योजना सबसे पहले लाई गई थी 2 अक्टूबर 1993। ठीक है, 2 अक्टूबर 1993 को रोजगार आश्वासन योजना लाई गई थी। ठीक है, दूसरी योजना देखते हैं आखिर ट्राइसेम क्या है। ट्राइसेम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ट्राइसेम का फुल फॉर्म होता है ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है,
तो ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ये है ट्राइसेम का फुल फॉर्म। ठीक है, अब ट्राइसेम को कब लाया गया? तो ट्राइसेम का जो ट्राइसेम योजना जो है इसकी शुरुआत की गई 1979 में। कब? 1979 में। इसे याद रखिएगा, हमको क्रमबद्ध लगाना है, इसलिए सबकी योजनाओं की शुरुआत का वर्ष जरूर जानना है। ठीक है, अब आ जाते हैं JRY, यानी इसको क्या कहते हैं? जवाहर रोजगार योजना। क्या है? जवाहर रोजगार योजना। जवाहर रोजगार योजना कब आई? तो देखिए, जवाहर रोजगार योजना का जो शुभारंभ हुआ था वह हुआ अप्रैल 1989 में। कब आई? अप्रैल 1989 में। ठीक है, तो जवाहर रोजगार योजना कब आई? अप्रैल 1989 में। इसमें कई योजनाओं को मिला के लाया गया था। ठीक है, हम उनकी चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि प्रश्न सीधे पूछा जाता है। तो जवाहर रोजगार योजना की जो शुरुआत हुई वो कब हुई? अप्रैल 1989 में। ठीक है, अब आ जाता है RLGP। RLGP कौन सी योजना है, इसके बारे में देख लेते हैं। आखिर RLGP योजना क्या है? तो देखिए, RLGP का जो फुल फॉर्म है वह है रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम। गारंटी प्रोग्राम, ठीक है, रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? RLGP कहते हैं। ठीक है ना। इस योजना की शुरुआत कब हुई? इस योजना की शुरुआत हुई 15 अगस्त 1983 को। कब? 15 अगस्त 1983 को। ठीक है, इस योजना के माध्यम से क्या किया गया? भूमिहीन ग्रामीणों को रोजगार देने का प्रयास किया गया। ठीक है ना। तो 15 अगस्त 1983 को यह योजना आई थी। अब देखिए, क्रमबद्ध लगाइए। तो देखिए, सबसे पहली योजना कौन सी आई? पहली योजना है ये ट्राइसेम, 1979 को आई थी। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा सही होगा? दो, दूसरा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें भी दूसरा है, इसमें भी दूसरा है। दूसरी जो योजना आई वह आई 1983। 1983 में कौन सी योजना आई? यह आई RLEGP। ठीक है, तो RLEGP योजना कब आई? यह आई 1983 को। तो दूसरे का जो है चौथा सही है और दूसरे का चौथा सही है। देखिए, इसमें दोनों में सही है। अब आगे चलते हैं, तीसरी योजना कौन सी है? तीसरी योजना जो सबसे कालानुक्रम में आएगी वह आएगी जवाहर रोजगार योजना। यह 1989 में आई थी और जवाहर रोजगार योजना का जो क्रम है तीसरे नंबर पे है, तो यानी D ऑप्शन सही है। ठीक है, पर उसके बाद सबसे लास्ट में कौन सी योजना आई थी? EAS स्कीम, यानी एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम या रोजगार आश्वासन योजना। यह 2 अक्टूबर 1993 को आई थी। ठीक है, तो 2 4 3 1 डी ऑप्शन सही है। 2 4 3 1 आप देख लीजिए। सबसे पहले ट्राइसेम, फिर RLEGP, फिर एक यानी 1 2 4 3 1, फिर JRY है और उसके बाद EAS स्कीम है। ठीक है ना। तो याद रखिएगा, यह क्रम है और इसी क्रम में इस प्रश्न को पूछा जाता है। ठीक है, डी ऑप्शन सही है। आज का हम 14वां प्रश्न देखते हैं। आज का हमारा 14वां प्रश्न है कि भारत में भारतीयों द्वारा 1881 में स्थापित हुआ तथा उनके प्रबंध में चलने वाला सीमित देयता का प्रथम बैंक कौन था? प्रश्न ध्यान से सुनिए कि भारत में भारतीयों द्वारा 1881 में सन भी दिया है, स्थापित हुआ तथा उसके प्रबंध में चलने वाला सीमित देयता का पहला बैंक कौन था? तो ऑप्शन ए है हिंदुस्तान कमर्शियल बैंक, ऑप्शन बी है अवध कमर्शियल बैंक, ऑप्शन सी है पंजाब नेशनल बैंक और ऑप्शन डी है पंजाब एवं सिंध बैंक। तो बताइए कि इसमें से किस बैंक को भारतीयों ने 1881 में स्थापित किया था और कुछ निश्चित नियम कानूनों के तहत सीमित स्तर पर उसे कार्य करने का अवसर प्रदान किया गया था? इस बात को बताइए, जल्दी से बताइए कि कौन सा बैंक है। तो देखिए, सीमित देयता के आधार पर जो भारत में 1881 में बैंक स्थापित किया गया था उसे कहते हैं अवध कमर्शियल बैंक। ठीक है, अवध कमर्शियल बैंक की स्थापना हुई थी 1881 में और यह जो है भारतीयों द्वारा स्थापित किया गया था। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि भारतीय बोर्ड द्वारा संचालित यह पहला बैंक था। क्या था? भारतीय बोर्ड द्वारा संचालित, भारतीय बोर्ड द्वारा संचालित पहला बैंक था। ठीक है ना। तो अवध कमर्शियल बैंक जो था वो क्या था? भारतीय बोर्ड द्वारा संचालित पहला बैंक था। इस बात को याद रखिएगा। या अब देखिए, प्रश्न क्या था? 1881 में स्थापित हुआ भारतीयों द्वारा और उनके प्रबंध में चलने वाला। तो अवध कमर्शियल बैंक है, यह भारतीय बोर्ड द्वारा संचालित पहला बैंक था। अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि पूर्ण रूप से प्रथम भारतीय बैंक कौन था, अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि पूर्ण रूप से प्रथम भारतीय बैंक, ठीक है,
पूर्ण रूप से प्रथम भारतीय बैंक कौन था? तो कौन सा था? तो वह था पंजाब नेशनल बैंक। ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक। यह क्या था? यह पूर्ण रूप से पहला भारतीय बैंक था, पंजाब नेशनल बैंक। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है ना। अब देखिए, पंजाब नेशनल बैंक की जो स्थापना हुई थी, यह कब हुई थी? तो यह 1894 में हुआ था। ठीक है, 1894 में स्थापित हुआ था पंजाब नेशनल बैंक, और यह भारत का पूर्ण रूप से स्वदेशी बैंक था, पहला स्वदेशी बैंक। ठीक है, पहला स्वदेशी बैंक भी इसे कहते हैं, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है ना। अगर आपसे पूछा जाए कि पंजाब नेशनल बैंक की पहली शाखा कहाँ स्थापित हुई, पहली शाखा पंजाब नेशनल बैंक की, तो यह स्थापित हुई लाहौर में। ठीक है, कहाँ स्थापित हुई? लाहौर में पंजाब नेशनल बैंक की पहली शाखा स्थापित हुई थी। ठीक है ना। अब देखिए, पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना में इसके संस्थापकों में लाला लाजपत राय का भी नाम आता है। ठीक है, लाला लाजपत राय और दयाल सिंह मजीठिया। कौन? दयाल सिंह मजीठिया का नाम भी प्रमुख है। ठीक है, मजीठिया का नाम प्रमुख है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है ना। तो पूर्ण रूप से पहला भारतीय बैंक कौन सा था? पंजाब नेशनल बैंक। अगला देख लेते हैं, आज का हमारा 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको या किनको भारत सरकार के पूंजी बजट में शामिल किया जाता है? आपको बताना है इनमें से किसको भारत सरकार के पूंजी बजट में शामिल किया जाता है। ऑप्शन ए है सड़कों, इमारतों, मशीनरी आदि जैसी परिसंपत्तियों के अधिग्रहण पर व्यय। ऑप्शन बी है विदेशी सरकारों से प्राप्त ऋण। ऑप्शन सी है राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को अनुदत्त ऋण और अग्रिम। ठीक है, तो आपको बताना है कि इनमें से किसको भारत सरकार के पूंजी बजट में शामिल किया जाता है। ठीक है, तो जल्दी से अपने आंसर आप कमेंट करके बताइए। देखिए, एक से अधिक आंसर है। ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल 2 और 3, ऑप्शन सी है केवल 1 और 3, और ऑप्शन डी है 1, 2 और 3। तो जल्दी से अपने आंसर हमें कमेंट करिए, ठीक है। अब देखिए, इसको पहले समझ लेते हैं कि आखिर पूंजीगत बजट क्या होता है, फिर उसके बाद आंसर की तरफ चलते हैं। देखिए, सरकार द्वारा जो बजट तैयार किया जाता है उसके दो हिस्से होते हैं। एक होता है पूंजीगत व्यय, ठीक है, या पूंजीगत बजट कहते हैं। ठीक है, पूंजीगत व्यय कह देते हैं, आसान है। और दूसरा है राजस्व व्यय। ठीक है, राजस्व व्यय। अब देखिए, सरकार जो है जो पूंजीगत व्यय करती है, आपने सुना होगा, सबके मुंह से सुना होगा कि यह हमारी पूंजी है, यह हमारी पूंजी है। तो यह वही पूंजी यहाँ भी है। ठीक है, यहाँ बहुत अर्थशास्त्र लगाने की जरूरत नहीं है, जो पूंजी आप जानते हैं वही पूंजी है। इसमें क्या करते हैं, सरकार जो पूंजीगत व्यय करती है, इसमें अपना पूंजी का निर्माण करती है। अब पूंजी का निर्माण कैसे करती है? जैसे संपत्तियों की खरीद करती है। ठीक है, चल या अचल संपत्ति, तो संपत्तियों की खरीद करती है सरकार। ठीक है, और आधारभूत संरचना का निर्माण करती है। आधारभूत संरचना, जैसे सड़कें बनाई, रेलवे बनाया, पुल बनाया, तो आधारभूत संरचना पर खर्च करती है सरकार। और दीर्घकालिक कोई बड़ी परियोजना है, जैसे कोई हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है, बिजली परियोजनाएं हैं, बड़ी बड़ी परियोजनाएं हैं, जिससे जो है सरकार को लाभ मिलने वाला है, उन परियोजनाओं में जो निवेश होता है, दीर्घकालिक परियोजनाएं होती हैं, इसे कहते हैं पूंजीगत व्यय। ठीक है, दूसरा होता है राजस्व व्यय। राजस्व व्यय में क्या होता है? जहां भी राजस्व आ जाए वहीं आप जान लीजिए आमदनी और खर्च। ठीक है, आमदनी और खर्च से संबंधित जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वह इसमें शामिल की जाती हैं। अब राजस्व व्यय में क्या होता है? इसमें वह सभी खर्च शामिल किए जाते हैं जो रोजमर्रा के खर्च, रोजमर्रा के कार्यों और सेवाओं के लिए खर्च। ठीक है, कार्यों और सेवाओं के लिए जो खर्च होता है वह किसमें शामिल किया जाता है? वह सेवाओं के लिए खर्च, तो वो क्या किया जाता है? वह राजस्व व्यय में शामिल किया जाता है। अब देखिए, यहां से एक प्रश्न बनता है, यहां से यह प्रश्न बनता है कि अगर किसी सरकार का राजस्व व्यय में खर्चा सबसे ज्यादा है तब उस सरकार की ग्रोथ ज्यादा होगी, या पूंजीगत व्यय में खर्च सबसे ज्यादा है तब उस देश की ग्रोथ सबसे ज्यादा होगी। तो देखिए, यह प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए, जिस सरकार का पूंजीगत व्यय जितना अधिक होता है वह सरकार उतनी तेजी से डेवलप करती है, लेकिन जिस सरकार का राजस्व व्यय जितना ज्यादा होता है वह सरकार की जो आगे बढ़ने की स्पीड है, प्रोग्रेस की स्पीड है उस देश की, वह कम हो जाती है। कारण क्या है? पूंजीगत व्यय जो होता है वह पूंजी निर्माण से संबंधित होता है, और यह सरकार की अर्थव्यवस्था को प्रदर्शित करता है कि किस प्रकार अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण के द्वारा इस देश की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है। जबकि जो राजस्व व्यय होता है वह खर्च हो जाता है, इससे सरकार को कोई
आमदनी नहीं मिलती है डायरेक्ट रूप से, ठीक है। लेकिन अब जैसे मान लीजिए कि कोई सरकारी कर्मचारी है, उसको वेतन देना है, पेंशन देना है, तो आखिर सरकारी कर्मचारी सरकार का कार्य तो कर ही कर रहा है, लेकिन उससे डायरेक्ट सरकार को कोई लाभ नहीं दिखाई देता, ठीक है। तो पूंजीगत व्यय जो है यह सरकार की फिक्स व्यवस्था होती है, जिसके तहत सरकार जो है लाभ प्राप्त करती है, जबकि राजस्व व्यय जो है अनावश्यक खर्च के रूप में जोड़ा जाता है। इसलिए माना जाता है कि पूंजीगत व्यय को अधिक होने से क्या होता है, भारत देश की अर्थव्यवस्था की सिचुएशन अच्छी मानी जाती है, ठीक है ना। अब देखते हैं इसका जो सही आंसर है। तो देखिए पूंजीगत व्यय में क्या होता है, सड़कों, इमारतों, मशीनरी आदि जैसी परिसंपत्तियों के अधिग्रहण पर व्यय बिल्कुल होता है। विदेशी सरकारों से प्राप्त ऋण यह भी होता है, ठीक है। और तीसरा है राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों को अनुदान ऋण और अग्रिम, तो यह भी पूंजी निर्माण ही होता है, ठीक है ना। तो यह 1 2 3 यानी डी ऑप्शन सही है, तीनों ऑप्शन सही है, ठीक है ना, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं, आज का हमारा 16वां प्रश्न है, सौभाग्य योजना संबंधित है। आपको बताना है कि सौभाग्य योजना का संबंध किससे है। तो ऑप्शन ए है लड़कियों के विवाह हेतु वित्तीय सहायता से, ऑप्शन बी है लड़कियों की शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति से, ऑप्शन सी है गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों को मुफ्त बिजली के प्रावधान से, और ऑप्शन डी है एक नवजात बालिका की पैदाइश पर वित्तीय सहायता के प्रावधान से। तो बताइए कि सौभाग्य योजना का संबंध किससे है। बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, बहुत चर्चा में रही योजना है, इसलिए इसे याद रखिएगा। जल्दी से अपने आंसर हमें कमेंट करके बताइए। अब देखिए सौभाग्य योजना का जो संबंध है वह है गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को मुफ्त बिजली के प्रावधान से, ठीक है ना। आपने इस योजना के बारे में सुना होगा। तो देखिए सौभाग्य योजना की जो शुरुआत हुई थी वह हुई थी 25 सितंबर 2017 को, ठीक है। इस तिथि को भी याद रखिएगा, ठीक है ना। और सौभाग्य का जो फुल फॉर्म हुआ था उसे कहा गया था सहज बिजली हर घर योजना, सहज बिजली हर घर योजना, या इसे सौभाग्य योजना के नाम से जानते हैं। और इसकी शुरुआत हुई 25 सितंबर 2017 को, ठीक है ना। अब इस योजना में मुख्य रूप से क्या किया गया था, इस योजना में ग्रामीण क्षेत्र जो था, ग्रामीण क्षेत्र का, चाहे वह एपीएल परिवार हो चाहे वह बीपीएल परिवार हो, ठीक है, दोनों परिवारों को मुफ्त बिजली कनेक्शन देने का प्रावधान था। क्या था, मुफ्त बिजली कनेक्शन देने का प्रावधान था सौभाग्य योजना या सहज बिजली हर घर योजना, ठीक है ना। अब देखिए लेकिन शहरी क्षेत्र में क्या था, देखिए ग्रामीण क्षेत्र में एपीएल और बीपीएल दोनों परिवारों को देने का प्रावधान था। इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि एपीएल को कोई उसमें शामिल नहीं करता है, तो यह प्रश्न का उत्तर आप गलत कर देते हैं, ठीक है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में एपीएल और बीपीएल दोनों को मुफ्त में बिजली कनेक्शन दिया जाता था। और जो शहरी क्षेत्र था, शहरी क्षेत्र में क्या हुआ था कि बीपीएल परिवारों को, ठीक है, बिलो पॉवर्टी लाइन या बीपीएल परिवारों को मुफ्त बिजली कनेक्शन दिया जाता था शहरी क्षेत्रों में। शहरी क्षेत्रों में एपीएल परिवारों को नहीं दिया जाता था। तो सौभाग्य बिजली हर घर योजना का संबंध किससे है, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों को मुफ्त बिजली के प्रावधान से, और यह योजना 25 सितंबर 2017 को लागू हुई थी, याद रखिएगा, ठीक है ना। अगला देखते हैं, आज का हमारा 17वां प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित सक्षम परियोजना संबंधित है। आपको बताना है कि सक्षम परियोजना का संबंध किससे है। ऑप्शन ए है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति जनसंख्या के कौशल विकास से, ऑप्शन बी है प्रभावी आपदा प्रबंधन हेतु सैन्य इकाई से, ऑप्शन सी है नवीन अप्रत्यक्ष कर नेटवर्क से, और ऑप्शन डी है दिव्यांग युवाओं में आत्मविश्वास सृजन करने से। तो जल्दी से बताइए कि भारत सरकार द्वारा अनुमोदित सक्षम परियोजना का संबंध किससे है, जल्दी से आप हमें कमेंट करके बताइए, ठीक है ना। अब देखिए भारत सरकार द्वारा अनुमोदित जो सक्षम परियोजना है इसका संबंध था नवीन अप्रत्यक्ष कर नेटवर्क से, ठीक है, सी ऑप्शन सही है, नवीन अप्रत्यक्ष कर नेटवर्क से सक्षम परियोजना का संबंध था। और देखिए यह जो परियोजना है इसकी शुरुआत कब हुई थी, यह 28 सितंबर 2017 को 2016 को इस परियोजना की शुरुआत हुई थी, ठीक है ना। 28 सितंबर 2016 को सक्षम परियोजना की शुरुआत हुई थी, और यह इसका संबंध नवीन अप्रत्यक्ष कर नेटवर्क से है। इस बात को याद रखिएगा, आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने इसे 28 सितंबर 2016 को मंजूरी प्रदान की थी, ठीक है ना। तो इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं, आज का हमारा 18वां प्रश्न है। 18वां प्रश्न है कि नियोजन पूर्वापेक्षित समझा गया। आपको बताना है कि नियोजन पूर्वापेक्षित समझा गया है। ऑप्शन ए है, एक है संतुलित सामाजिक आर्थिक विकास के लिए,
ऑप्शन दूसरा है विकास के लाभ समरूप में विस्तृत करने के लिए। फिर तीसरा पॉइंट है आंचलिक विषमताओं को दूर करने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए। और चौथा पॉइंट है उपलब्ध संसाधनों के उपयोग को अधिकतम बनाने के लिए। तो आपको बताना है कि नियोजन, नियोजन या इसे क्या कहते हैं, प्लानिंग कहते हैं। नियोजन को प्लानिंग भी कहते हैं। तो प्लानिंग क्यों आवश्यक है, क्यों पूर्वापेक्षित समझा गया, क्यों अपेक्षित समझा गया कि प्लानिंग होना चाहिए, यह क्यों किया गया। तो ये चारों ऑप्शन है, आप एक से अधिक आंसर है देखिए उत्तर में। जल्दी से आप हमें कमेंट करके बताइए कि नियोजन या प्लानिंग क्यों पूर्वापेक्षित समझा गया था। ठीक है ना, जल्दी से बताइए। अब देखिए प्लानिंग, जहां तक नियोजन या प्लानिंग का संबंध है, अब देखिए किसी देश में, किसी राष्ट्र में जो प्लानिंग है वो क्यों की जाती है, संतुलित सामाजिक आर्थिक विकास के लिए प्लानिंग जरूरी है। विकास के लाभ समरूप में विस्तृत करने के लिए भी प्लानिंग होनी चाहिए, यह भी आवश्यक है। आंचलिक विषमताओं को दूर करने के पर ध्यान केंद्रित करने के लिए भी प्लानिंग की आवश्यकता होती है। ठीक है, यह भी सही है। चौथा है उपलब्ध संसाधनों के उपयोग को अधिकतम बनाने के लिए भी प्लानिंग की आवश्यकता होती है। तो बिल्कुल सही है, यह चारों ऑप्शन सही है। प्लानिंग क्यों अपेक्षित है, प्लानिंग के क्या उद्देश्य हैं, तो यह चारों उद्देश्य प्लानिंग के हैं, इसके लिए अपेक्षित है प्लानिंग। ठीक है, तो डी ऑप्शन सही है चारों। ठीक है, चारों सही है प्लानिंग के संबंध में। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। आज का हमारा 19वां प्रश्न है, कोर मुद्रास्फीति को परिभाषित किया जाता है। आपको बताना है कि कोर मुद्रास्फीति किसे कहते हैं। तो ऑप्शन ए है केवल ईंधन मुद्रास्फीति को छोड़कर शीर्षक मुद्रास्फीति से। ऑप्शन बी है खाद्य मुद्रास्फीति तथा ईंधन मुद्रास्फीति से। ऑप्शन सी है केवल खाद्य मुद्रास्फीति को छोड़कर शीर्षक मुद्रास्फीति को से। और ऑप्शन डी है खाद्य मुद्रास्फीति तथा ईंधन मुद्रास्फीति दोनों को छोड़कर शीर्षक मुद्रास्फीति से। ठीक है, तो आपको बताना है कि कोर मुद्रास्फीति जो है उसे कैसे परिभाषित किया जाता है। तो जल्दी से आप अपने आंसर हमें कमेंट करके बताइए। अब देखिए आइए कोर मुद्रास्फीति के बारे में जानते हैं। देखिए एक है शीर्षक मुद्रास्फीति। क्या होता है, शीर्षक मुद्रास्फीति, या इसे कहते हैं हेडलाइन मुद्रास्फीति। ठीक है, क्या कहते हैं, हेडलाइन मुद्रास्फीति। ठीक है, अब देखिए हेडलाइन मुद्रास्फीति या शीर्षक मुद्रास्फीति कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर इसे तैयार किया जाता है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, हम आपको आसान भाषा में बता रहे हैं क्योंकि आप जीएस पढ़ रहे हैं, न कि इकोनॉमिक्स विषय पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसे इतना ही याद रखिएगा। अब इसे देखिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर तैयार किया जाता है शीर्षक मुद्रास्फीति को। ठीक है ना, लेकिन जब उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर इसे तैयार किया जाता है तो इसमें जो है खाद्य मतलब खाद्य पदार्थ तथा ईंधन, खाद्य पदार्थ तथा ईंधन की कीमतों में होने वाला उतार चढ़ाव भी शामिल है। ठीक है, उतार चढ़ाव भी शामिल है। ठीक है, तो देखिए अगर आपसे पूछे कि शीर्षक मुद्रास्फीति किसे कहते हैं या हेडलाइन मुद्रास्फीति, तो वह है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर इसे तैयार किया जाता है, लेकिन इसमें खाद्य तथा ईंधन की कीमतों में होने वाला उतार चढ़ाव भी शामिल होता है हेडलाइन मुद्रास्फीति में। ठीक है, जबकि प्रश्न क्या है, कोर मुद्रास्फीति से संबंधित है। ठीक है, कि कोर मुद्रास्फीति किसे कहते हैं। तो कोर मुद्रास्फीति में क्या होता है कि इसमें खाद्य और ईंधन की कोई भी जो उतार चढ़ाव होता है उसे शामिल नहीं किया जाता है, यानी इस पोर्शन को कोर मुद्रास्फीति में शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है ना, तो इस बात को याद रखिएगा। शीर्षक मुद्रास्फीति या हेडलाइन मुद्रास्फीति में इन सबको शामिल किया जाता है, जबकि कोर मुद्रास्फीति वह है जिसमें खाद्य तथा ईंधन की कीमतों में होने वाले उतार चढ़ाव को शामिल नहीं किया जाता। ठीक है, खाद्य तथा ईंधन की मुद्रास्फीति या ईंधन की कीमतों में होने वाले उतार चढ़ाव को शामिल नहीं किया जाता। ठीक है, उतार चढ़ाव को शामिल नहीं किया जाता, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, शामिल नहीं किया जाता। ठीक है ना, तो इसे कहते हैं कोर मुद्रास्फीति। तो देखिए अब इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए खाद्य मुद्रास्फीति तथा ईंधन मुद्रास्फीति दोनों को छोड़कर शीर्षक मुद्रास्फीति से। तो हमने बताया कि शीर्षक मतलब हेडलाइन मुद्रास्फीति जो होती है वही कोर मुद्रास्फीति होती है, बस उसमें से खाद्य मुद्रास्फीति और ईंधन मुद्रास्फीति को निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, और डी ऑप्शन सही है।
अगला देखते हैं, आज का हमारा 20वां और आखिरी प्रश्न है कि प्रतिच्छाया बैंकिंग क्या है। आपको बताना है कि प्रतिच्छाया बैंकिंग क्या है। ऑप्शन ए है बैंक के कार्य को बैंक द्वारा आउटसोर्स करना। ऑप्शन बी है गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं द्वारा वित्तीय तथा अन्य गतिविधियों को संपन्न करना। ऑप्शन सी है घरेलू बैंकों की विदेश में गतिविधियां। ऑप्शन डी है विदेशी बैंक द्वारा दूसरे देश के अंदर बैंकिंग क्रियाएं व अन्य गतिविधियां करना। तो आपको बताना है प्रतिच्छाया बैंकिंग, या इसे क्या कहते हैं, शैडो बैंकिंग भी आप कह सकते हैं, ठीक है ना। तो प्रतिच्छाया बैंकिंग या शैडो बैंकिंग क्या है, आप हमें कमेंट करके बताइए जल्दी से। अब देखिए प्रतिच्छाया बैंकिंग क्या है, तो यह है गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं द्वारा वित्तीय तथा अन्य गतिविधियों को संपन्न करना, ठीक है। तो बी ऑप्शन सही है। प्रतिच्छाया बैंकिंग को क्या कहते हैं, शैडो बैंकिंग भी कहते हैं, ठीक है, शैडो बैंकिंग, ठीक है। अब देखिए शैडो बैंकिंग या प्रतिच्छाया बैंकिंग क्या होती है, इसमें जो है कुछ वित्तीय संस्थाएं होती हैं जिन्हें बैंक का दर्जा नहीं होता, या आप कह सकते हैं जिन्हें आरबीआई के कड़े नियमों का पालन नहीं करना पड़ता, कड़े नियमों से दूर रहते हैं, ठीक है, या आरबीआई के कड़े नियमों का पालन नहीं करना पड़ता, लेकिन वो बैंकों की तरह कार्य करते हैं, ठीक है। अब इसमें आते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियां, ठीक है, क्या आते हैं, नॉन बैंकिंग बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियां, ठीक है। अब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियां कौन है, इन्हें एनबीएफसीज कहते हैं, ठीक है, आपने इनका नाम सुना होगा। यह होते हैं, साथ ही इसके साथ म्यूचुअल फंड भी होता है, म्यूचुअल फंड। इसी तरह से कई अन्य संस्थान हैं जो गैर बैंकिंग कंपनियां हैं, मतलब गैर बैंक नहीं है, वो गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं हैं जो बैंकों की तरह कार्य करते हैं, और इसीलिए ऐसी बैंकिंग को छाया बैंकिंग कहा जाता है। अब देखिए आपने नाम सुना होगा महिंद्रा फाइनेंस, ठीक है, महिंद्रा फाइनेंस। महिंद्रा फाइनेंस क्या है, यह गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है, ठीक है ना। यह बैंक नहीं है, लेकिन यह गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है। यह क्या करती है, लोगों को लोन देती है, ठीक है, यानी बैंकों जैसा कार्य करती है, लेन देन करती है, लोन देती है, लेकिन यह वास्तव में बैंक नहीं है। तो इसे ही कहते हैं गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, यानी एनबीएफसीज कहते हैं। और यह जो है प्रतिच्छाया बैंकिंग कहलाता है। ऐसा जो गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा वित्तीय तथा अन्य गतिविधियों को संपन्न किया जाता है, उसे ही प्रतिच्छाया बैंकिंग या शैडो बैंकिंग कहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 20 प्रश्न। ये प्रश्न आपको कैसे लगे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अपने दोस्तों के साथ, साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। साथ ही दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी करिएगा। इन तथ्यों की पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से जाके आप इन तथ्यों की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी तथ्यों के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए, मेहनत से पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।